Good evening, everybody. गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग कहाँ से आ गया यार? गुड इवनिंग अभिनव, गुड इवनिंग प्रेमिला, विद्युत प्रभा, पंकज। चलो, हो जाता है, गलती हो जाती है ना, मुझसे बहुत बार गलती होती है। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून सब आगे पीछे हो जाता है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं अपन ट्रांसफॉर्मर को। ऑलमोस्ट सभी लोग आ चुके हैं क्लास में, ठीक है? तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का जो एम है वो ये है कि हम ट्रांसफॉर्मर के कंस्ट्रक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ लें, ठीक है? तो आप सभी लोग यहाँ पे हेडिंग डालिएगा, कंस्ट्रक्शन फीचर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर के कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? इन डिटेल डिस्कस करेंगे, सब कुछ सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो देखिए आप सभी लोग यहाँ पे हेडिंग पुट करिए, कंस्ट्रक्शनल फीचर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। आप यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं क्या? कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। अच्छा, अगर हम ट्रांसफॉर्मर की बात करें ना, तो अगर बात करूं तो दो पार्ट इसके मेन पार्ट्स हैं। हम इसके कंस्ट्रक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। हम ट्रांसफॉर्मर के कंस्ट्रक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा जो पार्ट होगा उसको हम बोलते हैं क्या? एक्टिव एलिमेंट या फिर एक्टिव पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर। और दूसरा होगा आपके पास इनएक्टिव पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ये एक्टिव पार्ट और इनएक्टिव पार्ट क्या होते हैं उनकी बात मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, ठीक है? तो पहली आपकी बात हो गई यहाँ पे क्या? एक्टिव पार्ट, और दूसरा हो जाएगा इनएक्टिव पार्ट। हम ट्रांसफॉर्मर कंस्ट्रक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आपका क्या है? एक्टिव पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर, और दूसरा आपके पास यहाँ पे इनएक्टिव पार्ट। हम दो पार्ट में ट्रांसफॉर्मर के कंस्ट्रक्शन को डिवाइड कर सकते हैं। देखना, इन जो आपका एक्टिव पार्ट वो पार्ट होता है ट्रांसफॉर्मर का जो कि, देखो, ट्रांसफॉर्मर का काम क्या है कि पावर को वन सर्किट टू अनदर सर्किट ट्रांसफर करे विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। ये ट्रांसफॉर्मर का मेन काम। इस काम को करने के लिए ऐसे एलिमेंट जो कि सच में जरूरी है, जिनके बिना ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग प्रिंसिपल को रियलाइज नहीं किया जा सकता, वो होते हैं एक्टिव एलिमेंट या फिर एक्टिव पार्ट। और इनएक्टिव पार्ट क्या होते हैं? ट्रांसफॉर्मर के ऐसे पार्ट्स जो कि अगर ना हो तो हमारी वर्किंग तो हो जाएगी, लेकिन तब भी सेफ ऑपरेशन के रिक्वायर्ड होते हैं। जो इनएक्टिव पार्ट्स होंगे वो ट्रांसफॉर्मर के सेफ ऑपरेशन के रिक्वायर्ड होते हैं, उनको हम बोलते हैं इनएक्टिव पार्ट्स। जैसे कि अगर बात करूं मैं, कि अगर मैं ट्रांसफॉर्मर की बात करता हूं यहाँ पे, तो ट्रांसफॉर्मर के जो एक्टिव पार्ट्स होंगे, ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग के लिए जो रिक्वायरमेंट होगी वो होगी एक कोर की, एक आपको कोर चाहिए होगा, और दो वाइंडिंग चाहिए होगी। इसके अलावा एक्टिव एलिमेंट में आपको कुछ भी नहीं चाहिए। इतना अगर आपके पास है ना, एक कोर है, दो वाइंडिंग है, तो आप ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग को रियलाइज कर सकते हो। लेकिन अब उन दोनों को रखने के लिए आपको क्या चाहिए? मेन टैंक चाहिए। तो मेन टैंक जो होगा जहां पे उनको रखोगे, क्या वो उसका एक्टिव पार्ट है क्या? नहीं। आप यहाँ पे सिलिका जेल लगाओगे तो क्या वो उसका पार्ट है क्या? नहीं। आप यहाँ पे लेमिनेशन लगाओगे तो क्या उसका पार्ट है? नहीं, है ना? तो जो भी हम यहाँ पे जो ऑयल फिल करेंगे वो क्या इसका एक्टिव पार्ट है? नहीं। तो वो सब हमारे क्या होंगे? इनएक्टिव पार्ट्स होंगे, ठीक है ना? एक्टिव पार्ट्स वो हो गए ऐसे पार्ट्स ट्रांसफॉर्मर के जिन्हें के बिना आप ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग को रियलाइज नहीं कर सकते, वो होते हैं एक्टिव पार्ट्स। इनएक्टिव पार्ट्स जिनके बिना हम ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग को रियलाइज कर सकते हैं बट दे आर रिक्वायर्ड फॉर सेफ ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, उनको हम बोलेंगे क्या? इनएक्टिव पार्ट्स, ठीक है ना? तो एक पॉइंट लिखिएगा, those parts of transformer which is required which is required for
मेन वर्किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर। आर नोन एज एक्टिव पार्ट्स। हम ट्रांसफॉर्मर के कंस्ट्रक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला हमारा हो गया एक्टिव पार्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा वेयर एज कॉमा करके, वेयर एज those parts of transformer, whereas those parts of transformer that are required for safe operation of transformer are known as inactive part of transformer, are known as inactive part of transformer। तो ट्रांसफॉर्मर की जो कंस्ट्रक्शन है ना, उसको अपन दो पार्ट में डिवाइड कर चुके हैं, एक्टिव पार्ट और इनएक्टिव पार्ट। तो चलो अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे किसके बारे में, एक्टिव पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो चलिए सभी लोग हेडिंग पुट कर लीजिए, एक्टिव पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो देखना आपके ट्रांसफॉर्मर में जो एक्टिव पार्ट्स होंगे ना, जो कि मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, वो है आपके दो ही चीजें, सिर्फ दो चीजें हैं। वो है आपका पहला ट्रांसफॉर्मर कोर एंड ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग। दो ही चीजें हैं जो कि आपके ट्रांसफॉर्मर की एक्टिव पार्ट्स माने जाते हैं। पहला आपका क्या है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मर कोर, दूसरा आपको चाहिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग। ट्रांसफॉर्मर कोर एंड ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग, दो चीजों को अपन बात यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले पे डिस्कस करते हैं यहाँ पे कोर के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर कोर के बारे में डिस्कस करेंगे। पीएचडी कर लेंगे अपना ट्रांसफॉर्मर कोर के बारे में, इतना डिस्कस करेंगे ना कि शायद ही आपको पहली बार इतना सुनने को मिलेगा ट्रांसफॉर्मर कोर के बारे में। सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ट्रांसफॉर्मर कोर हेडिंग पुट करिए, ट्रांसफॉर्मर कोर। अगर हम ट्रांसफॉर्मर कोर की बात करें तो सबसे पहली बात तो ये कि ट्रांसफॉर्मर कोर हमने बनाया क्यों, हमने लगाया क्यों, क्योंकि आपके पास जो प्राइमरी वाइंडिंग है वहां पे क्रिएट होगा फ्लक्स, उस फ्लक्स को आपको पहुंचाना है सेकेंडरी वाइंडिंग तक। तो उसके लिए एक पाथ चाहिए ना। पाथ, हालांकि आपके पास एयर भी से काम चल सकता है ना, अगर यहाँ पे एयर होता तो एयर में भी आपका फ्लक्स वहां तक पहुंच जाता, लेकिन वहां पे होता है क्या, एयर कहीं भी चला जाता, इधर भी जाता, उधर भी जाता, इधर भी जाता, लेकिन आपको सेकेंडरी तक पहुंचाना होता है। और आप यही चाहते हो ना कि आपके प्राइमरी साइड पे जितना ही फ्लक्स क्रिएट हुआ है वो पूरा का पूरा 100% फ्लक्स आपके सेकेंडरी तक पहुंच जाए। हम यही चाहते हैं कि प्राइमरी साइड पे जितना ही फ्लक्स आपका क्रिएट हुआ है पूरा का पूरा फ्लक्स कहां पे जाए, सेकेंडरी वाइंडिंग तक जाए। तो वो तभी पॉसिबल होगा जब वहां पे एक कोर प्रेजेंट हो, एक ऐसा मीडियम प्रेजेंट हो जिसका रिलक्टेंस बहुत कम हो, क्योंकि एयर से ही पास कर जाएगा फ्लक्स, लेकिन होगा क्या, एयर सब जगह है तो आपका फ्लक्स हर तरह हर डायरेक्शन में जाएगा। जब हर डायरेक्शन में जाएगा तो सेकेंडरी से कम लिंक करेगा और बाकी तरफ भी जाएगा वो।
तो वो चीज सही नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, वहां पे एयर ना करके कोर यूज करते हैं। और कोर भी ऐसा करते हैं, कोर बहुत सारे मटेरियल के बन सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो कोर यूज करेंगे ना, एक ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल का यूज करेंगे जिसकी परमेबिलिटी हाई होगी। परमेबिलिटी हाई होने का मतलब क्या, उसका रिलक्टेंस कम होगा। और रिलक्टेंस कम होने का मतलब क्या, कि जो फ्लक्स को जो अपोजिशन मिलेगा वो बहुत कम हो जाएगा। जो आपके कोर पर जो फ्लक्स है उसको अपोज करने वाले जब कम होंगे, तो बड़े आराम से जो प्राइमरी साइड का फ्लक्स है वो सेकेंडरी तक पहुंच पाएगा। सबको बात क्लियर है? तो हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर कोर क्यों यूज कर रहे हैं? ट्रांसफॉर्मर कोर का यूज करने का पर्पज ये है कि ये हमारे फ्लक्स के लिए एक पाथ प्रोवाइड करेगा। राइट? ट्रांसफॉर्मर को क्या करेगा, हमारे जो फ्लक्स होंगे उनके लिए एक पाथ प्रोवाइड करेगा। कौन? यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर कोर। तो लिखना आप लोग यहाँ पे एक पॉइंट, it provide path for magnetic flux। इसका काम ही क्या है? प्रोवाइड पाथ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसके लिए अपना क्या करता है, आपका पाथ प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड पाथ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रोवाइड करने वाले डायमैग्नेटिज्म भी है, पैरामीटर्स भी है, लेकिन आप यहाँ पे कौन सा यूज करने वाले हो? आप यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज करने वाले हो, क्योंकि इसका परमेबिलिटी हाई होता है। अगर हम सबसे ज्यादा परमेबिलिटी की बात करें, किसका होता है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो इसलिए हमारा जो ट्रांसफॉर्मर का कोर होता है वो क्या होता है हमारे पास, किसका बनाते हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बनाते हैं। है ना? लिखना आप लोग यहाँ पे, द बेस्ट सुटेबल magnetic material is the best suitable magnetic material is the best suitable magnetic material is ferromagnetic material। ferromagnetic material, ferromagnetic material ये सबसे बेस्ट मटेरियल होते हैं। इनको सबसे बेस्ट क्यों बोला गया, क्यों बोला मैंने? क्योंकि इनकी परमेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। इनकी परमेबिलिटी क्या होती है? बहुत हाई होती है। देख लीजिए, पहले नेक्स्ट पेज में पहुंचता हूं मैं। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना ना कहीं पे भी। हो गया? नेक्स्ट पेज पे पहुंचते अपन। तो क्या बताया मैंने आप लोग को कि क्यों हम इसको यूज करते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल? तो क्या बताया मैंने, इसकी जो परमेबिलिटी क्या होगी? हाई होगी। तो लिखना आप लोग यहाँ पे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ferromagnetic material has high permeability, high permeability। थोड़ा स्पेसिंग में भी कम क्यों? क्योंकि दो वर्ड के बीच में स्पेसिंग थोड़ा कम रहेगी तो अपन एक पेज में ज्यादा लिख पाएंगे, इस वजह से। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैज हाई परमेबिलिटी, इसका मतलब क्या है? इनकी परमेबिलिटी अगर ज्यादा है तो उनका जो रिलक्टेंस होगा क्या होगा? कम होगा। और रिलक्टेंस अगर कम हुआ, तो मुझे ये बताओ, फ्लक्स का जो अपोजिशन वो क्या हो जाएगा? लेस होगा, जो हमको चाहिए। अगर ये ऐसा हुआ तो हमारा जो फ्लक्स का क्या होगा? अपोजिशन होगा। अपोजिशन फॉर फ्लक्स विल बी लेस।
पोजीशन फॉर फ्लक्स पोजीशन फॉर फ्लक्स विल बी लेस, जो कि हमको चाहिए भाई, हमारे फ्लक्स के लिए जो अपोजिशन हो वो कम से कम रहे, हमको ये तो चाहिए था। तो हमारे लिए जो सबसे बेस्ट मटेरियल होगा यहाँ पे वो होगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ ये स्पेसिंग ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, जो यहाँ पर लिख रहा हूं मैं स्पेसिंग ठीक है ना, ऐसा तो नहीं कि बहुत कंजेस्टेड दिख रहा है आप लोग को, क्योंकि इसके पहले वाले पेज में जो लिखा है स्पेसिंग थोड़ा ज्यादा है, उससे क्योंकि एक में बहुत कम चीजें लिख पा रहे हैं ना, और थ्योरी थ्योरी अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं तो फिर स्पेसिंग थोड़ा सा यहाँ पे कम मैंने कर दी नहीं। ओके चलो अच्छी बात है फिर। अब जैसा मैंने बताया कि आपका जो सबसे बेस्ट मैग्नेटिक मटेरियल माना जाएगा वो आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात करूं तो बहुत सारे मटेरियल हैं यार, अगर हम बात करें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल अपन यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे कि इसका आपका हो गया स्टील हो गया। ये कौन कॉल कर रहा है यार, 2 मिनट वेट करना आपको। हेलो 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 मैं गायब कहाँ हो गया यार, मैं तो पहले आ जाऊंगा। चलो, तो मैंने बताया कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होंगे, जैसे कि कौन कौन से होंगे आपके पास, एक होता है स्टील हो गया, आपके पास माइल्ड स्टील हो गया, है ना, आपके पास कास्ट आयरन हो गया, कास्ट स्टील हो गया, ऐसे बहुत सारे मटेरियल आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन उनमें से अगर हम बात करें तो हमारे पास जो सबसे अच्छा जो मटेरियल हमको देखने को मिलता है वो है स्टील। जो बेस्ट मटेरियल हमको देखने को मिलता है, देखो सिलिकॉन स्टील हमारा बेस्ट मटेरियल नहीं। अगर हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के रिस्पेक्ट में बात करें, अगर हमको बात करें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हमारा कौन सा अच्छा माना जाए तो हम क्या बोलेंगे, स्टील हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, जिसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं फॉर ट्रांसफॉर्मर कंस्ट्रक्शन, ट्रांसफॉर्मर कोर कंस्ट्रक्शन। तो अभी जो अपन को स्टेप देखेंगे ना, पहले हम अभी स्टील ले रहे हैं, स्टील को ले रहे हैं क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फिर स्टील में कुछ कमी होगी तो उसके बाद अपन सिलिकॉन स्टील लेंगे,
फिर सिलिकॉन स्टील में फिर कुछ कमी निकालेंगे, फिर अपन नेक्स्ट स्टील पे जाएंगे, ठीक है ना। तो पंकज पूरा सीक्वेंस से करा रहा हूं मैं, ठीक है। मानता हूं आप लोग सिलिकॉन स्टील रट के बैठो, लेकिन सिलिकॉन स्टील क्या होता है वो चीज आपको समझनी होगी, है ना। फिर सिलिकॉन स्टील से दूसरा मटेरियल कौन सा बना वो अपन समझना होगा, ठीक है। तो हमको जो बेस्ट मटेरियल मिला हमको वो कौन सा हमारे पास यहाँ पे, स्टील। तो देखना यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, स्टील इज द बेस्ट फेरोमैटिक मटेरियल। हमारा जो बेस्ट फेरोमैटिक मटेरियल है वो कौन सा उसमें, स्टील। लेकिन स्टील में एक प्रॉब्लम है। स्टील में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि स्टील, जैसे मैंने बताया ना कि आपका दोनों वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर की वर्किंग बताती है कि ट्रांसफार्मर की जो दोनों वाइंडिंग होती है वो दोनों वाइंडिंग आपस में इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होनी चाहिए। लेकिन अगर हम कोर स्टील का यूज कर लेंगे तो आप सभी को पता है स्टील हमारा मैग्नेटिक मटेरियल अच्छा तो है, लेकिन वो कंडक्टिंग मटेरियल भी तो है ना। हमारा जो स्टील है, जो अपना स्टील की प्लेट वगैरह होती है ना, वो आपका कंडक्टिंग मटेरियल भी तो है कि नहीं है, बिल्कुल कंडक्टिंग मटेरियल है। तो उससे क्या होगा कि आपका जो ये फिनोमेना बात कर रहे थे कि दोनों वाइंडिंग आपस में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड, वो तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। स्टील आपके पास यहाँ पे कंडक्टिंग मटेरियल है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हम क्या चाहते हैं, इसकी कंडक्टिविटी थोड़ा कम हो जाए। हम चाहते हैं कि हमारा जो फेरोमैटिक मटेरियल हो वो बेस्ट मैग्नेटिक मटेरियल हो, वो हमने वाले स्टील। मानता हूं मैं स्टील मेरा बेस्ट मैग्नेटिक मटेरियल है, लेकिन साथ ही साथ इसके पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। और उन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को कम करने के लिए, स्टील की कंडक्टिविटी को कम करने के लिए हम इसमें थोड़ा बहुत क्या मिला देते हैं, सिलिकॉन कंटेंट मिला देते हैं। हम अपने स्टील में 3 से 4% क्या मिला देते हैं, सिलिकॉन मिला देते हैं, जिससे हमारे क्या होगा, कंडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। अब यहां पे हम सिलिकॉन 3 से 5% क्यों मिलाते हैं, क्योंकि अभी जो आपकी कंडक्टिविटी कम हो गई है लेकिन बहुत कम नहीं हुई है, कम हो गई है लेकिन बहुत कम नहीं हो, आप इसको जीरो नहीं कर पा रहे हो कंडक्टिविटी को। तो आप हमारे पास एक ऑप्शन होते काम करते हैं अपन अपन अपने स्टील पे और मिला देते हैं क्या, सिलिकॉन। लेकिन अगर हम सिलिकॉन को और मिला देंगे तो हमारे पास क्या होगा कि सिलिकॉन, अगर सिलिकॉन हम और ज्यादा मिला देंगे तो हमारे स्टील में वो अच्छे से मर्ज नहीं होगा, मतलब अच्छे से मिक्स नहीं होगा। और जब मिक्स नहीं होगा थोड़ा भी धक्के में क्या हो जाएगा, स्टील आपका क्रिस्टल पूरे अलग अलग हो जाएंगे, मतलब आपका वो जो मटेरियल होगा वो ब्रिटल बन जाएगा, टूटने लायक बन जाएगा, है ना। अगर आपने स्टील में ज्यादा सिलिकॉन कंटेंट मिला दिया तो अच्छे से मिक्स नहीं हो, बॉन्डिंग अच्छे से नहीं बन पाएगी वहां पर। और जब बॉन्डिंग अच्छे से नहीं बन पाएगी थोड़ी धक्के पे क्या होगा, पूरा फैल जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, हम यहाँ पे स्टील की कंडक्टिविटी को कम करने के लिए सिलिकॉन कंटेंट मिलाते हैं, और जो सिलिकॉन कंटेंट हम मिलाएंगे वो भी हम 3 से 5% ही मिलाएंगे, ज्यादा नहीं मिलाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि अगर हम ज्यादा मिलाने जाएंगे तो हमारा जो सिलिकॉन स्टील जो मटेरियल बनेगा, जो हमारा कोर बनेगा वो टूट सकता है, ठीक है ना। और हमको पता है कि ट्रांसफॉर्मर में अगर कहीं पे हम लगाते हैं तो हमको बार बार उसको ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है, विलेज तक ले जाना पड़ेगा, हमको हिल एरिया में ट्रांसफॉर्मर लगाने होंगे, तो धक्के तो खाएगा वो ट्रांसफॉर्मर, जहां तक मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और किसी हिल एरिया में हमको ट्रांसफॉर्मर लगाना है तो डेफिनेटली उसमें कुछ धक्के लगेंगे, तो धक्के से अगर वो टूट जाए कोर तो किस मतलब का कोर फिर, है ना। तो हम यहाँ पे ज्यादा सिलिकॉन कंटेंट नहीं मिलाते। तो देखिए आप लोग यहाँ पे सिंस सिंस सिलिकॉन since since steel since steel has good magnetic material magnetic property as well as good as well as good electrical property also, as well as good electrical property लिखना, as well as good as well as good electrical property लिखना पे to reduce, लिखिए this point, to reduce
to reduce electrical property small content of silicon, ब्रैकेट लिखे ना, 3 to 5%, 3 to 5% silicon is added to steel, due to which conductivity of the core reduces, due to which जो हमारा कोर है उसकी जो कंडक्टिविटी है, ड्यू टू विच कंडक्टिविटी ऑफ कोर इज रिड्यूसेस, इस वजह से हमारे पास जो मटेरियल मिला हमको कोर के लिए वो क्या बन गया, हमारे पास सिलिकॉन स्टील। हमारे पास जो कोर मिला हमको क्या मिला, सिलिकॉन स्टील। हालांकि वो स्टील हमने यूज किया है, हमारा 97% स्टील है, लेकिन उसमें हमने 3 से 5% क्या मिला दिया है, आपका सिलिकॉन कंटेंट, जिससे हमारी कंडक्टिविटी क्या हो जाए, कम हो जाए। हम अभी और चाहते कि हमारी कंडक्टिविटी और कम हो जाए कोर की, लेकिन हम उसके लिए सिलिकॉन कंटेंट को और ज्यादा नहीं मिला सकते, क्योंकि अगर हम उसको ज्यादा मिलाएंगे तो हमारा जो कोर है वो ब्रिटल हो जाएगा, वो टूटने लायक मिल जाएगा। ठीक है ना, सीखना पे यहाँ पे we cannot add more silicon content because it makes core ब्रिटल। ये आपके कोर को ब्रिटल बना देता है, ब्रिटल मतलब टूटने लायक बना देता है ना, जिससे आपका कोर टूट सकता है। ठीक है, इट मेक्स कोर ब्रिटल, इसलिए हम यहाँ पे इसको ज्यादा नहीं बनाते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, और अगर हमको और यहाँ पे कम करना हो अगर कंडक्टिविटी को, तो हम क्या करते हैं, आप सभी को पता है कि अगर हम, आपको पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या, रो एल अपॉन ए। अगर हम एरिया को कम कर दें तो हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा मतलब हमारे पास यहाँ पे कंडक्टिविटी तो कम हो ही जाएगी ना, हमारा जो फ्लक्स होगा, हमारा जो करंट वगैरह होगी, उसके लिए क्या होगा, पाथ कम मिलेगा। अब हम क्या चाहते हैं कि अगर हमको कंडक्टिविटी कोर की और कम करनी हो तो हम क्या करेंगे, कोर का एरिया कम कर देंगे। अब हम कोर का अगर एरिया कम करने जाएंगे, पतला कर देंगे कोर को, तो हमारा कोर उतना कुछ वाइंडिंग को सही नहीं पाएगा। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम जितना भी कोर यूज कर रहे हैं उतना ही रखेंगे, लेकिन उसके हम छोटे छोटे क्रॉस सेक्शन ले लेंगे, मतलब छोटे छोटे क्रॉस सेक्शन ले लेंगे, जिससे हमारा जो इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाए, कम हो जाए, है ना। मतलब हमारा जो कोर का जो एरिया है वो कम हो जाए, जिससे हमारे पास क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, मतलब हमारे पास वहां पे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो कोर का जो कोर का जो रेजिस्टेंस हो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे हमारे पास कोर पे उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है ना। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे कि लेमिनेशन यूज करेंगे। लेमिनेशन मतलब कि हमारे कोर को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक किया जाएगा, जिससे उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाए, जिससे आपका रेजिस्टेंस वहां पे बढ़ जाए। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने कोर पे लेमिनेशन प्रोवाइड करेंगे। वी प्रोवाइड लेमिनेशन टू द इलेक्ट्रिकल कोर, या फिर हमारा जो कोर है, वी प्रोवाइड लेमिनेशन टू द कोर टू रिड्यूस। एक्चुअली जो हमारा कोर है ना, उस कोर पे करंट फ्लो नहीं होनी चाहिए। हम यही चाहते हैं ना कि हमारा जो कोर है ना वो सिर्फ मैग्नेटिक मटेरियल है, उसमें आपकी करंट फ्लो ना हो। लेकिन हमारे पास एक करंट आगे देखेंगे अपन, वो थी एडी करंट, वो फ्लो होने लगती है। उसको कम करने के लिए हमारे पास रेजिस्टिविटी कोर की ज्यादा होनी चाहिए, मतलब कोर की कंडक्टिविटी कम होनी चाहिए। तो हमको मेन पर्पस क्या है, एडी करंट को कम करना। जो हमारे कोर में जो फ्लो करंट फ्लो रही है वो नहीं होनी चाहिए, मतलब एडी करंट कम होनी चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेमिनेशन लगाते हैं। तो वी प्रोवाइड लेमिनेशन टू द कोर टू रिड्यूस एडी करंट,
जो हमारे पास एडी करंट है उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे लेमिनेशन प्रोवाइड करते हैं, है ना। लेमिनेशन मतलब क्या, हमारे पास यहाँ पे उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट पे डिवाइड करने वाला। सभी को यहाँ तक क्लियर है कि? अच्छा, मुझे एक बात और बताना सभी लोग, आप सब लोग के एक बात में दिमाग में यहाँ पे बात होगी कि सर हमारे पास जो होता है क्या, हमारे पास जो होता है क्या, हमसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि ट्रांसफॉर्मर का कोर क्या होता है। तो सर अभी आपने बताया कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मर का कोर होता है वो स्टील का बना होता है, फिर आपने ही बोला कि वो स्टील का नहीं बना होता, वो तो सिलिकॉन स्टील का बना होता है। लेकिन अब सिलिकॉन स्टील में भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो सिलिकॉन स्टील है ना, अगर हम इसके क्रिस्टल को देखें, अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, कोई भी चीज है, जैसे ये पेन है, आप लोग पेन को देख पा रहे हैं ना, ये पेन क्या है, एक सॉलिड के फॉर्म में, ये पेन अभी क्या है यहाँ पे सॉलिड के फॉर्म में। लेकिन आपको सभी लोग बताओ, क्या ये सच में सॉलिड है? क्या ऐसे कि यहाँ पे बहुत छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल हैं आपस में जुड़े हुए हैं, ऐसा इसको बोल सकते नहीं बोल सकते? मुझे बताओ, अगर आप इसको देखें तो अपन बोल सकते नहीं बोल सकते? गुड इवनिंग पवन बेटा, गुड इवनिंग। अब अगर बात करें तो ये हमारा जो पेन है वो छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हैं जो कि आपस में कनेक्टेड है, जो कि आपस में कनेक्टेड है, और उनके बीच में बॉन्डिंग होती है। एक यहाँ पे सॉलिड का शेप है ना। जैसे मान लो, देखना और बताता हूँ, जैसे एक सॉलिड ये, एक सॉलिड ये, एक सॉलिड ये, अगर मैं दोनों को यहाँ पे साथ में रख दूं तो क्या बॉन्डिंग बचेगी? नहीं बन रही ना। ये बॉन्डिंग इन दोनों के एक पर्टिकुलर केस पे बनती है। मतलब जब इनको लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, जैसे प्लास्टिक है, क्या करेंगे, पहले लिक्विड बना दो, फिर मतलब जैसे मान लो ये एक प्लास्टिक है, भी प्लास्टिक है, दोनों को लिक्विड बना के साथ में रख दो, फिर जब सूख जाएंगे तो क्या बन जाएगा, नया सॉलिड बना देंगे। मतलब इनके क्रिस्टल आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, लेकिन अभी दोनों सॉलिड फॉर्म में तो कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या बोलना चाहूँ, जो मेरा ट्रांसफॉर्मर कोर है ना, वो भी क्रिस्टल से मिलकर बना कि नहीं बना? बिल्कुल, ये चीज आप कब पढ़ते हो, जब मटेरियल साइंस हम लोग पढ़ते हैं। जब लोग मटेरियल साइंस पढ़ते हैं हम ये चीज देखते हैं कि हमारा जो कोर होते हैं, कोई भी मटेरियल है, कोई भी सॉलिड अगर है, उस सॉलिड का एक क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर होता है, उसका एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। वैसे अगर मैं बात करूं, जो हमारा सिलिकॉन स्टील है, उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो होता है क्या, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है। ये बात सब लोग ध्यान देना, आपका जो सिलिकॉन स्टील होता है ना, इसका मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है ना। तो देखना आप लोग, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, देखना। जैसा कि मैं भी आपको बताया कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है उसका जो कोर है, कौन है, सिलिकॉन स्टील। उस सिलिकॉन स्टील का जो हमारा क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर है, हमारा जो सिलिकॉन स्टील है उसका जो क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर है वो क्या है, इस सिलिकॉन स्टील का हमारा जो क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो वो क्या है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, दैट इज अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। उसका मतलब स्ट्रक्चर क्या है, वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा ये सिलिकॉन स्टील का मटेरियल बना, देखना, ये सिलिकॉन स्टील का मटेरियल प्रॉपर्ली देखना सब है ना, ये मैं सिलिकॉन स्टील का मैं पूरा मटेरियल है ना, पूरा सॉलिड है, ये पूरा सॉलिड है, प्रॉपर्ली देखना सभी लोग। ये मेरे पास सिलिकॉन स्टील का मटेरियल है, इसमें बहुत मेरे पास छोटे छोटे यहाँ पे क्या, आपके पास यहाँ पे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यहाँ पे है, किस टाइप पे देखना, छोटे छोटे क्रिस्टल मेरे पास यहाँ पे प्रेजेंट है इस तरीके से। मैं बना के दिखाता हूँ आपको प्रॉपर्ली। अरे ये इस तरीके, थोड़ा सा गड़बड़ बना दिया मैंने, थोड़ा ऊपर बना देता हूँ।
देखने से लगना चाहिए ना। तो ये अपने पास यहाँ पे ये एक क्यूबिक स्ट्रक्चर, इसमें जो ग्रेन्स होते हैं जो कि आपका मतलब मेन पार्ट होंगे मैग्नेटिक मटेरियल के लिए, वो होते हैं ग्रेन्स ऐसे, जिनको हम मैग्नेटाइज करते हैं, वो ग्रेन्स ऐसे होते हैं। हर एक कॉर्नर पे ग्रेन्स होंगे। कितने हो गए ग्रेन्स आपके पास यहाँ पे? 8 तो हो गए ना, देखो 4 ऊपर 4 नीचे, 8 हो गए। और बीच में भी एक होता है, सेंटर पे भी होता है, बॉडी पे भी होगा 9। मतलब टोटल यहाँ पे जो ग्रेन्स होंगे वो कितने होंगे? 9 होंगे। एक स्ट्रक्चर, ये आपका एक स्ट्रक्चर। अब मेरे पास इस तरह के कितने स्ट्रक्चर होंगे बताता हूँ, देखना आप सभी लोग। मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे स्ट्रक्चर होंगे इस तरीके के, जो कि आपस में ऐसे कहीं पे रोटेटेड होंगे। ऐसे एक ऐसे ये हो गया, एक आपके पास ये हो गया। एक मिनट में यहाँ पे बैकग्राउंड इसका प्लेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखना। ये इस टाइप के हमारे पास ये स्ट्रक्चर हो, लेकिन ये क्या होंगे, थोड़ा सा सब एक डायरेक्शन में नहीं होते, सब ऐसे थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े होते हैं, देखना यहाँ पे सब टेढ़े मेढ़े। ये हमारा सिलिकॉन स्टील का स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे। जितने भी क्रिस्टल, कुछ इस क्रिस्टल में ले लेता हूँ यहाँ पे, देखना। यहाँ पे मैंने कुछ आपके पास क्रिस्टल ले लिए, देखना इस तरीके के, सब टेढ़े मेढ़े रखे हैं यहाँ पे, देखना। देख लो आप सब टेढ़े मेढ़े रखे हैं यहाँ पे। ये क्या आपका पास जो आपका ट्रांसफॉर्मर का जो कोर है ना, आपका जो ट्रांसफॉर्मर कोर है, उसका बना हुआ आपका सिलिकॉन स्टील का बना हुआ है। किसका बना हुआ आपका? वो सिलिकॉन स्टील का बना हुआ है। तो उस सिलिकॉन स्टील के क्रिस्टल्स, अब होता क्या है कि आपको चाहिए हाई परमेबिलिटी। आपको चाहिए यहाँ पे क्या? हाई परमेबिलिटी। अब हाई परमेबिलिटी के लिए आप ये समझिए कि अगर आपको हाई परमेबिलिटी चाहिए, तो आपका जो इनमें आपका जितने भी ये है ना, ये जितने क्रिस्टल्स हैं, वो सब क्या टेढ़े मेढ़े रखे। तो उनमें जब आप इनको मैग्नेटाइज करोगे ना, तो होगा क्या कि ये अच्छे से मैग्नेटाइज नहीं होंगे। आपके जो जो मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन मिलता है आपको, वो कहाँ पे मिलता है? वो आपके एज पे मिलता है, जैसे यहाँ पे ये ये आपका मैग्नेटाइजेशन। अगर आप यहाँ पे मैग्नेटाइज करोगे, टेढ़ा हो जाएगा मैग्नेटाइजेशन, तो ये सही नहीं होगा। यहाँ पे तो ऐसा हो जाएगा मैग्नेटाइजेशन, तो ये सब टेढ़े मिल रहे हैं। अगर इन यही जब इतने स्ट्रक्चर यहाँ पे हैं, अगर वो सारे के सारे एक साथ अलाइन हो जाए, अगर वही जितने स्ट्रक्चर मैंने बनाए अगर वो सही अलाइन हो जाए, तो उससे क्या होगा कि हमारा जितना मैग्नेटाइजेशन होगा ना मतलब स्टील का, वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। लेकिन अभी हमारे पास जो सिलिकॉन स्टील है, उसमें स्ट्रक्चर तो है, लेकिन स्ट्रक्चर के आपस में एक प्रॉपर तरीके से अलाइन नहीं है, जिससे आपका जो मैग्नेटाइजेशन मिलेगा वो प्रॉपर नहीं मिलेगा। मतलब आपको जो फ्लक्स है सिलिकॉन स्टील को ज्यादा तो होता है, लेकिन उतना ज्यादा भी आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे। मतलब परमेबिलिटी आपको उतनी ज्यादा नहीं मिलेगी। तो अब हम क्या चाहते हैं कि हमको जो परमेबिलिटी बहुत बेस्ट मिले, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? हमको क्या करना, जितने भी यहाँ पे ग्रेन्स जितने भी क्रिस्टल है, उनको हमको सबको इसकी तरह अलाइन करना होगा। तो कैसे अलाइन करेंगे देखना हम लोग। मैं उसे करना क्या है, देखो ये हमारे पास एक्चुअल क्रिस्टल होता है ना, दिस इज अवर एक्चुअल सिलिकॉन स्टील क्रिस्टल, एक्चुअल सिलिकॉन स्टील क्रिस्टल। लेकिन हमको क्या चाहिए? हम चाहते हैं कि ये हमारे पास क्या हो जाए, है ना, हमारे पास जो यहाँ पे क्रिस्टल्स वो कैसे हो जाए, अलाइन हो जाए। कैसे हो जाए मैं दिखाता हूँ आपको करके। हम क्या चाहते हैं कि हमारे जितने भी क्रिस्टल हो ऐसे कुछ हो जाए। देखना प्रॉपर्ली सभी लोग, मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ।
हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी क्रिस्टल हो जाए वो ऐसे हो जाए। अगर ऐसे हो गए तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर ऐसे हो गए ना तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्या बेनिफिट मिलेगा? बेनिफिट ये मिलेगा कि हमारा जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे जो यहाँ पे परमेबिलिटी मिलेगी वो हाईएस्ट मिल जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये सारे के सारे एक डायरेक्शन पे अलाइन हो जाए। हमको क्या मिलेगा, जो हमको परमेबिलिटी मिलेगी वो क्या हो जाएगी, हमारी बढ़िया हो जाएगी। इस तरीके की हम इनको सबको ऐसा अलाइन करना चाह रहे हैं। तो अपना यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन और डिमैग्नेटाइजेशन कोर का बढ़िया आराम से हो जाएगा। कोर का मैग्नेटाइजेशन मतलब फ्लक्स को क्रिएट करना, फ्लक्स को पास कराना, डिमैग्नेटाइजेशन मतलब फ्लक्स को हटाना, वो बहुत आसानी से यहाँ पे हो जाएगा। तो ये कैसे होगा, आपका तो एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसा है ना, अब ये ऐसे इससे कैसे कन्वर्ट होगा, तो आपको करना क्या होगा, जो आपका एक्चुअल क्रिस्टल स्ट्रक्चर है सिलिकॉन का, इसको आप क्या करो, जो सिलिकॉन स्टील है इसको बहुत जल्दी गर्म करो और फिर ठंडा होने दो, फिर गर्म करो फिर ठंडा कर दो, गर्म करो ठंडा करो। किसी भी चीज को गर्म करना और ठंडा करना उसकी प्रॉपर्टी को इंप्रूव करता है। गर्म करना किसी चीज को फिर ठंडा कर देना उसकी प्रॉपर्टी को इंप्रूव करेगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। ये हमारी क्या, जो सिलिकॉन स्टील हमारे पास यहाँ पे है, इस पे हम क्या करेंगे, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। हम इस सिलिकॉन जो मेरे पास यहाँ पे एक्चुअल सिलिकॉन स्ट्रक्चर है, इसको हम एक प्रोसेस के थ्रू लेके चलेंगे। वो प्रोसेस का नाम क्या है, CRGO, कोल्ड रोल्ड ग्रेन प्रोसेस। अगर हम इस प्रोसेस के थ्रू इस स्टील को लेके जाएंगे ना, तो जितने भी हमारे पास यहाँ पे क्रिस्टल्स है वो सब के सब अलाइन हो जाएंगे। तो हमको यहाँ पे जो परमेबिलिटी देखने को मिलेगी वो क्या मिलेगी, हाई देखने को मिलेगी। अगर आपसे कोई पूछता है कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मर का कोर होता है वो कैसा होना चाहिए, तो क्या बोलोगे, वो आपका CRGO स्टील होना चाहिए। CRGO स्टील क्यों बोलता हूं मैं, क्योंकि देखो CRGO स्टील कोई मटेरियल नहीं है यार, बेवकूफ मत करना। ऐसा मत बोला कि CRGO स्टील यहाँ पे मिलता ही नहीं है। CRGO स्टील आपका सिलिकॉन स्टील ही है, बस उस पे हमने एक प्रोसेस लगा दी जिससे उसकी प्रॉपर्टी इंप्रूव हो गई है, और वो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, और वो हमारे पास यहाँ पे जितने भी आपके पास यहाँ पे फ्लक्स लाइन है वो आपके पास यहाँ पे जितने भी क्रिस्टल वो आपके अलाइन हो चुके हैं, ठीक है ना। तो इसी को हम बोलते हैं कि आपका सिलिकॉन स्टील, सॉरी CRGO स्टील। तो CRGO इज द प्रोसेस, CRGO आपके पास यहाँ पे क्या है, एक प्रोसेस है। ये बात आप लोग समझिएगा, ठीक है। तो लिखना आप लोग यहाँ पे CRGO is the heat treatment process, heat treatment process to improve permeability of silicon steel। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि हमारा जो यहाँ पे मटेरियल है ट्रांसफॉर्मर कोर के लिए वो क्या है, एक्चुअली में आपका CRGO स्टील। हम क्या बोलेंगे, हमारा जो कोर हमको रिक्वायर्ड है, हमारा जो कोर है वो किसका बना हुआ हमारा, वो CRGO स्टील बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे, अब उसका नाम क्या कर दिया हमने, CRGO स्टील। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, CRGO स्टील इतना ज्यादा फेमस हो चुका है, इतना ज्यादा फेमस हो चुका है ये, कि आजकल हर एक मशीन में यूज होता है। जितनी भी मशीन होती है ना, सभी में अगर कोर की बात होती है तो सबसे ज्यादा क्या यूज होता है, CRGO स्टील यूज होगा। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे अच्छा काम करते हैं, इसका नाम चेंज कर देते हैं, CRGO स्टील बोलने की जगह इलेक्ट्रिकल स्टील। तो याद रखना, कोई पूछता है इलेक्ट्रिकल स्टील क्या, तो क्या बोलोगे, CRGO स्टील को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल स्टील बोलते हैं, कि ऑलमोस्ट सभी मशीन में आपका ये यूज होने वाला है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रिकल मशीन, सो इलेक्ट्रिकल मटीरियल, सो इलेक्ट्रिकल स्टील बोलो, क्या बोलो इसको, इलेक्ट्रिकल स्टील। इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल स्टील। इलेक्ट्रिकल स्टील मतलब क्या, आपका CRGO स्टील की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा।
ठीक है, फिर देखना, जैसा मैंने बताया कि हम कोर को क्या करते हैं, हम कोर में करते हैं क्या, लेमिनेशन। अच्छा, आपने नोट करके निकल लिया अभी तक, इसको आपने नोट कर लिया ना। यस, डाइपोज बोलते हैं ना, डाइपोज, बिल्कुल। इनके बारे में जब मटेरियल साइंस पढ़ें तो और अच्छे जानेंगे। हमारे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्या होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्या होंगे ना, बहुत होता है। एक होता है आपका हेक्सागोनल वाला भी होता है, बहुत सारे आपके पास क्रिस्टल के स्ट्रक्चर होते हैं, वो सारी चीजें अपन आप डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन मटेरियल साइंस में बनता भी है ना, कि आपका जो सिलिकॉन स्टील है उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या बोलोगे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है। एक होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है, तो उसके भी एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। इनकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, कितने ग्रेन्स होंगे, है ना। तो अगर हम यहाँ पे कितने ग्रेन से काउंट करो, कितना हो जाएगा, एक जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बनाया मैंने उसमें कितने ग्रेन होंगे, क्या बोलोगे, 8 हो गए, बीच में सेंटर पे एक होता है, 9 होते हैं। जो बीसीसी होता है ना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, उसमें जो ग्रेन्स होते हैं कितने होते हैं, 9 होते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। तो चलो देखते हैं अपन यहाँ पे, अगर हम बात करें कि अगर हम मान लो कोई भी हमारा ट्रांसफॉर्मर कोर है, उसकी हाई परमेबिलिटी है, अगर उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये होगा कि सर उस कोर का आपका रिलक्टेंस आपका कम होगा, मतलब फ्लक्स आसानी से मूव कर पाएगा। अब एक बात समझना, आपके कोर पे फ्लक्स अगर कांस्टेंट है, प्रॉपरली ध्यान समझना भाई, जो मैं पूछना चाह रहा हूँ बोलने वाला, आपका कोर मान लो है कितना, आपके कोर पे जो फ्लक्स है चाहिए 50 वेबर, समझना प्रॉपरली, 50 वेबर आपको कोर पे फ्लक्स पास कराना है, ठीक है, जो कि कांस्टेंट 50 फ्लक्स 50 वेबर आपको रखना है। अब आपने क्या किया कि आपने सीआरजूस ट्यूब लगा दिया, जिसकी वजह से आपके कोर पे जो रिलक्टेंस है वो कम हो गया। अब आपका जो फ्लक्स है वो 50 से 55 नहीं हो जाएगा क्या, जो 50 से 55 हो जाएगा, तो ये तो गलत हुआ ना, आपको क्या करना है, इसको 50 ही रखना। तो अब आप यहाँ पे क्या कर पाओगे, ये खराब चीज नहीं, आप क्या करोगे, इससे अच्छा क्या है कि आप जो फ्लक्स क्रिएट हुआ, फ्लक्स कहां से आया होगा, वो फ्लक्स आया होगा एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस, मतलब एमएमएफ की वजह से आया होगा। एमएमएफ क्या होगा, एमएमएफ होगा आपका क्या, एन इंटू आई, मतलब कुल मिला के अगर हमारे कोर की परमेबिलिटी बढ़ जाती है तो हमको सप्लाई तरफ से मिनिमम करंट देना होगा फॉर क्रिएशन ऑफ फ्लक्स। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके ट्रांसफॉर्मर कोर की परमेबिलिटी अच्छी है, तो हमको जो करंट रिक्वायर्ड होगी फॉर क्रिएशन ऑफ फ्लक्स विल बी लेस। ये पॉइंट आपको क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है। अगर हमारे कोर की परमेबिलिटी हाई है तो आपको जो करंट की रिक्वायरमेंट होगी फॉर आपका क्रिएशन ऑफ फ्लक्स दैट विल बी वेरी वेरी लेस। ठीक है, तो लिखना आप लोग यहाँ पे, अगर आपके पास यहाँ पे परमेबिलिटी हाई है, अगर आपके पास यहाँ पे परमेबिलिटी क्या है, यहाँ पे हाई, उससे क्या होगा, करंट रिक्वायर्ड फॉर क्रिएशन ऑफ फ्लक्स विल बी लेस। क्या बोलेंगे अपन यहाँ पे, करंट रिक्वायर्ड फॉर क्रिएशन ऑफ फ्लक्स विल बी लेस। ये पॉइंट क्लियर हुआ। चलो, अब हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो यहाँ पे आ, यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल, एक इनका कंपैरिजन भी तो होना चाहिए ना यार, इनका एक कंपैरिजन भी होना चाहिए कि कौन सा कोर अच्छा कौन सा कोर खराब। तो उसी को यहाँ पे बताने के लिए मैं एक यहाँ पे छोटा सा कर्व ले रहा हूँ, देखना प्रॉपरली। यहाँ पे जो कर्व लिया मैंने वो बीएच कर्व लिया। अगर आपको बीएच समझना है तो 2 मिनट आप समझना है यहाँ पे, जहां पे हो रहा है फ्लक्स और करंट के बीच का कर्व। किसके बीच का कर्व, करंट और फ्लक्स के बीच का कर्व।
तो प्रॉपरली समझना, अगर मान लो एक खराब मटेरियल देता हूं मैं, उसमें क्या होगा कि मैं करंट बढ़ा रहा हूं तो मेरा फ्लक्स बढ़ रहा है। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा कि मैं करंट बढ़ाता जा रहा हूं, लेकिन फ्लक्स बढ़ी ना, देखो ना, करंट बढ़ाता जा रहा हूं, लेकिन फ्लक्स एक वैल्यू पे कांस्टेंट आके रुक गया। ये जो कोर है ये अच्छा कोर नहीं है, इसका सैचुरेशन जल्दी आ गया, ये कोर मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर इस कोर में एग्जांपल लूं यहाँ पे, तो एक जो सबसे खराब कोर की बात करूं यहाँ पे, तो होता है कास्ट स्टील। ये आपको मेरे ख्याल से सबसे खराब स्टील होगा, कास्ट स्टील, आप इसको यूज नहीं करते। फिर अगर हम तो इससे अच्छा कोर की बात करें, कास्ट स्टील से भी अच्छे कोर की बात करें, तो मेरे पास एक होता है यहाँ पे क्या, उसमें हम क्या करेंगे कि देखना आपसे लोग कर, हम यहाँ पे करंट को बढ़ा रहे हैं, देखना हम यहाँ पे करंट को बढ़ाए तो हमारा फ्लक्स बढ़ता है, करंट बढ़ा रहा है, फ्लक्स बढ़ता है, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा कि फ्लक्स फिर से थोड़ा बहुत आगे बढ़ा, लेकिन एक टाइम पे कांस्टेंट हो गया। ये हमारा हो गया यहाँ पे क्या, कास्ट आयरन। ठीक है, फिर अगर हम और इससे अच्छे मेटल की बात करें तो क्या होगा, देखना उस पर भी क्या होगा। हम अगर बात करें यहाँ तो हम देखना करंट बढ़ा रहे हैं, फ्लक्स बढ़ रहा है। हम अगर यहाँ बात करें तो देखो करंट बढ़ा रहे हैं, फ्लक्स बढ़ रहा है, करंट बढ़ा रहे हैं, फ्लक्स बढ़ रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे आपका ये फ्लक्स आके हो जाएगा कांस्टेंट। इसको हम बोलते हैं आपका क्या, इसको हम बोलते हैं आपका माइल्ड स्टील। कौन सा स्टील आपका, ये माइल्ड स्टील। इतना अच्छा तो नहीं, तभी ठीक है, इन दोनों तो अच्छे है कि भाई इसने दोनों फ्लक्स तो ज्यादा क्रिएट किया, बाकी सब में सिचुएशन जल्दी आ गया था। ठीक है, फिर अपन और मटेरियल देखते हैं कि इनसे अच्छा मटेरियल कौन सा है। तो आपके पास माइल्ड स्टील से अच्छा अगर मटेरियल की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, बढ़ाते हैं कोर बढ़ा, देखो अपन ने करंट बढ़ाया, फ्लक्स बढ़ रहा है, तो हमारे पास ये मटेरियल आ गया, जिसको हम बोलते हैं क्या, सिलिकॉन स्टील। हमारे पास एक नेक्स्ट मटेरियल, हम करंट बढ़ा रहे हैं, फ्लक्स बढ़ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, हमारा कौन सा मटेरियल आपका ये, टाइम कितना हो गया, चलो ठीक है, आपका क्या बन जाएगा, आपका सिलिकॉन स्टील। ये आप बन जाएगा यहाँ पे क्या, सिलिकॉन स्टील। और अगर हम इससे भी अच्छा मटेरियल की बात करें, मतलब हमको करंट हमने कम दी तब भी हमको फ्लक्स ज्यादा मिल रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, आपका सीआरजी स्टील। देखना आपको कैसे कर बनेगा इसको, इसमें क्या हुआ, ये हमारा हो गया क्या, सीआरजी स्टील। तो आपसे कोई पूछेगा सीक्वेंस बताओ बेहतरीन कोर्स का, सबसे पहले क्या आएगा आपके पास, सीआरजी स्टील, सबसे पहले नंबर पे आएगा सिलिकॉन सीआरजी स्टील, फिर सिलिकॉन स्टील, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन एंड देन कास्ट स्टील। सबको इतना क्लियर है। तो ये अपन ने कर्व बनाया करंट और फ्लक्स के बीच में, या फिर अपन इसी कर्व को क्या बोलते हैं, बी और एच के बीच का कर्व। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्लास को भी खत्म करनी पड़ेगी क्योंकि अपने पास 10 मिनट बाद दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली है कंट्रोल सिस्टम की। कंट्रोल सिस्टम की आज लास्ट क्लास है ना, तो थोड़ा सा उन लोग से ज्यादा टाइम दूंगा मैं, कल से फिर आपको का टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि कंट्रोल सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा ना, कंट्रोल सिस्टम आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपका मेजरमेंट भी कंप्लीट हो चुका है ना, तो आपके 2 सब्जेक्ट हो जाएंगे। फिर आपके पास बचेंगे यहाँ पे क्या, ट्रांसफॉर्मर और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। अपना मेन टारगेट ये है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर की बात करता हूँ मैं, तो अपन 2 सेशन लेंगे बहुत जल्द है ना, जिससे अपना पूरा कंट्रोल खत्म होता है मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। मतलब अपन इसको ये मान के चलेंगे कि आगे आने वाले 1 हफ्ते 2 हफ्ते में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।